नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम कैथल डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानेंगे, हनुमान जी की जन्मस्थली के बारे में जानेंगे, अंजनी नगर के बारे में जानेंगे, हरियाणा की छोटी काशी के बारे में जानेंगे। और आज हम यहाँ पर ऐसा पढ़ेंगे कि आज तक लगभग आपने नहीं पढ़ा होगा ऐसा हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे। कैथल डिस्ट्रिक्ट के एक एक पॉइंट को हम बड़ी बारीकी से क्लियर करेंगे। बस आप हमारे साथ में बने रहिए और आप हमारे को देखते रहिए। साथ के साथ में आप यदि नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो साथ के साथ में नोट्स भी बनाते रहिए। तो अब हेडिंग डाल लेते हैं कैथल और उसके बाद में इसकी शुरुआत करते हैं। कैथल के पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि कैथल है ये काफ़ी प्राचीन नगर रहा है। काफ़ी प्राचीन नगर, ये कैथल एक प्राचीन नगर रहा है। ये हमको और आपको कैसे पता चला कि कैथल एक प्राचीन विकसित नगर रहा है? कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो खंडर नुमा इमारतें मिलती हैं, कैथल के अंदर जो पुरानी इमारतें मिलती हैं, उनके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, एक समय ऐसा हुआ करता था कि कैथल एक समृद्ध नगर हुआ करता था। प्राचीन समय में, पुराने समय के अंदर कैथल एक समृद्ध नगर था। लेकिन ऐसा भी बताया जाता है कि इस कैथल की स्थापना महाभारत काल के दौरान युधिष्ठिर ने की थी। ऐसा भी बताया जाता है कि इस कैथल की स्थापना महाभारत काल के दौरान युधिष्ठिर ने की थी। 1 नवंबर जब 1966 को हरियाणा बना था, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था तो उस समय कैथल करनाल जिले की एक तहसील हुआ करती थी। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था तो उस समय कैथल करनाल जिले की एक तहसील हुआ करती थी। याद रखना है, करनाल से एक डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ 23 जनवरी 1973 को। उसका नाम कुरुक्षेत्र था। जो करनाल की तहसील कैथल थी, 1973 में जब कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट बना तो वो कुरुक्षेत्र जिसके अंदर कैथल भी चला गया था। 23 जनवरी 1973 के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर चला गया कैथल। और ये कैथल कुरुक्षेत्र से 1 नवंबर 1989 के अंदर अलग हुआ है। तो आप क्या बताएंगे, कैथल कब बना है? तो आप बता देना 1 नवंबर 1989 के अंदर, 1989 के अंदर कैथल बना है। इसी समय हरियाणा के 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे, यमुनानगर, कैथल, रेवाड़ी और पानीपत। यमुनानगर, कैथल, रेवाड़ी और पानीपत 1 नवंबर 1989 में बने थे। लेकिन 1991 के अंदर पानीपत को रद्द कर दिया गया था और पानीपत दोबारा डिस्ट्रिक्ट 1992 में बनाया गया था। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब हरियाणा बना था उस समय ये कैथल करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ करता था। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ करता था? करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ करता था। याद रखिएगा, करनाल के अंदर। लेकिन 23 जनवरी 1973 के अंदर जब कुरुक्षेत्र बना था तो कैथल कुरुक्षेत्र में चला गया था। और उस कुरुक्षेत्र से कैथल कब बना है? तो आप बताएंगे 1 नवंबर 1989 को फिर से कैथल बना है। ये कैथल जिसे अंजनी नगर के नाम से भी जानते हैं, ये कैथल जिसका उपनाम वानरों की भूमि है, ये कैथल जिसका उपनाम कपिस्थल भी है, मतलब हनुमान जी की जन्मस्थली वानरों की भूमि के नाम से भी जानते हैं, अंजनी नगर के नाम से भी जाना जाता है। ये कैथल जिसका उपनाम हरियाणा की छोटी काशी भी है। आगे हम बताएंगे कि हरियाणा की छोटी किसके कारण कहते हैं और किसके कारण कहा जाता है, उस चीज़ की नींव किस व्यक्ति ने रखी थी। ये सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे। आप बस थोड़ा सा हमारे साथ में बने रहिएगा, अंत तक वीडियो को हमारे साथ में जरूर देखिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कैथल के अंदर यदि बात करें कैथल का क्षेत्रफल कितना है, तो आप बताएंगे कैथल का एरिया है 2317 वर्ग किलोमीटर। ये कैथल का क्षेत्रफल है। कैथल के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो आप बताएंगे 4 विधानसभा की सीट है, जिसमें नाम आता है कैथल, उसमें नाम आता है जिसमें कलायत, जिसमें नाम आता है पुंडरिक और जिसमें नाम आता है गुहेला। ये कैथल के अंदर विधानसभा की 4 सीटें पड़ती हैं। लेकिन क्या कैथल के अंदर ऐसे रिजर्व सीट है? तो हाँ,
कैथल के अंदर एससी रिजर्व सीट है और कैथल की एससी रिजर्व सीट जिसका नाम क्या है, गुहेला। कैथल की जो एससी की रिजर्व सीट है उस सीट का नाम क्या है, तो आप बताएंगे गुहेला। ये कैथल डिस्ट्रिक्ट की एससी रिजर्व सीट है। कैथल जिसका क्षेत्रफल 2317 वर्ग किलोमीटर है और कैथल जिसकी एससी की जो रिजर्व सीट है वो गुहेला है। कुरुक्षेत्र के अंदर कुरुक्षेत्र याद आ रहा है, कोई बात नहीं, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट करवाए थे इससे पहले, इसलिए याद आ रहा है। कल की जो वीडियो थी उसमें, पुरानी वीडियो, उसमें कुरुक्षेत्र हुआ था तो बार बार में कुरुक्षेत्र याद आ रहा। कैथल कौन से मंडल के अधीन आता है, तो आप बताएंगे करनाल मंडल के अधीन आता है। हरियाणा के अंदर 2 नए मंडल बने हैं जिसमें नाम आता है करनाल और फरीदाबाद का। करनाल और फरीदाबाद नए मंडल कब बने थे, तो आप बताएंगे फरवरी 2017 के अंदर करनाल और फरीदाबाद नए मंडल बने थे। हरियाणा के अंदर वर्तमान मंडलों की संख्या कितनी है, 6। पहले कितनी हुआ करती थी, 4। नए बने हैं करनाल और फरीदाबाद, कब बने हैं, फरवरी 2017 के अंदर। और उसी करनाल मंडल के तहत एक डिस्ट्रिक्ट आता है जिसका नाम है कैथल। कैथल जिसके अंदर उपमंडल कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे कैथल, गुहेला और कलायत, ये 3 उपमंडल है। कैथल जिसके अंदर तहसील कौन कौन सी है, तो आप बताएंगे कैथल, गुहेला, कलायत, पुंडरिक और फतेहपुर, ये 5 तहसील पड़ती है, याद रखिए। कैथल के अंदर उप तहसील कौन कौन सी है, तो आपने चुनना है बच्चे, राजौंद, ढांड, सीवन, ये कैथल के अंदर उप तहसील है। कैथल के अंदर खंड कौन कौन से हैं, तो आपने चुनना है गुहेला चीका, कैथल, पुंडरिक, कलायत, राजौंद, ढांड, सीवन, ये कैथल के अंदर खंड पड़ते हैं। क्लियर है बच्चे, ये कैथल के खंड हैं। तो ये सभी पॉइंट इस प्रकार से नहीं पूछेगा एग्जामिनर। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो राजौंद उप तहसील है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, तो आप क्या चुनेंगे, कैथल डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ढांड जो उप तहसील है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। इस प्रकार से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आप सभी डिस्ट्रिक्टों का डाटा इस प्रकार से नोट कर रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत हरियाणा जीके के अंदर नहीं आएगी। हम आज कैथल डिस्ट्रिक्ट का बड़ी बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, आपसे मतलब विनती है, आप हमारे साथ में अंत तक जरूर बने रहिए। आज हम एक से एक बेहतरीन पॉइंट कैथल डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानेंगे। एक बार बोर्ड को साफ करते हैं, उसके बाद में हम कैथल डिस्ट्रिक्ट की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो ये सभी डाटा नोट कर लिया होगा। यदि आपने ये डाटा नोट नहीं किया है तो वीडियो को बैक करें और वीडियो को बैक करके ये सारी चीजें आप नोट कर लें। क्लियर है, तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़े तो सबसे पहले हम कैथल डिस्ट्रिक्ट के दिनांक से संबंधित क्वेश्चन करेंगे और ये खत्म होने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे उन डेट से संबंधित क्वेश्चनों में, चाहे वो इतिहास का रहा हो चाहे आज का रहा हो, सभी क्वेश्चनों को क्लियर करेंगे। फिर कैथल के मंदिर, मंदिर के बाद मेले, मेलों के बाद में गुरुद्वारे, फिर मुस्लिम धर्म से, फिर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बच जाते हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट के वो पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पर्यटन स्थल पढ़ेंगे, टूरिस्ट स्पॉट पढ़ेंगे। उसके बाद में हम प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जानेंगे। तो आशा करते हैं कि आप अंत तक वीडियो को जरूर देखें और साथ के साथ में आप एक गजब तरीके के नोट्स बनाएं ताकि मार्केट से आपको कोई बुक लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो नाम आता है रजिया सुल्तान से संबंधित। किससे संबंधित नाम आता है, रजिया सुल्तान से। आप ही जानते होंगे भारत की जो प्रथम महिला मुस्लिम सुल्तान बनी थी वो कौन बनी थी, रजिया सुल्तान। ये रजिया सुल्तान जिसका जन्म कब हुआ था, 1205 में। और रजिया सुल्तान का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप बताएंगे बदायूं के अंदर। रजिया सुल्तान जो पुत्री हुआ करती थी किसकी, इल्तुतमिश की, आप जानते होंगे दिल्ली की प्रथम महिला सुल्तान बनी थी। और इस रजिया सुल्तान के बारे में एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से समझेंगे। रजिया सुल्तान जिसका जन्म होता है 1205 में बदायूं के अंदर, लेकिन ये रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठती है, 1236 में दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठती है। रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ रहे हैं। रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी थी, 1236 के अंदर दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठती है। लेकिन होता क्या है कि जब ये दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठ जाती है तो ये एक व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक महत्व देती है। जब ये दिल्ली की गद्दी के ऊपर 1236 के अंदर बैठ जाती है तो ये एक व्यक्ति को जो अबिसिनिया का था, अबिसिनिया
अबिसिनिया का था, उस व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक महत्व देती है। और वो व्यक्ति जिसका नाम क्या हुआ करता था, मलिक याकूत हुआ करता था। अबिसिनिया के निवासी मलिक याकूत को इन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दिया था। रजिया एक तुर्क, इल्तुतमिश एक तुर्क, उसके दरबार में जो सभी बैठे हैं वो तुर्क अधिकारी। अब मलिक याकूत भी यदि तुर्क होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मलिक याकूत एक गैर तुर्क था, मतलब तुर्क नहीं था, और ये एक गैर तुर्क को आवश्यकता से अधिक महत्व दे रही थी। और मलिक याकूत को घोड़ों का व्यापारी तक नियुक्त कर दिया था इन्होंने, घोड़ों का व्यापारी बना दिया था। किसने? रजिया सुल्तान ने। अब रजिया सुल्तान जब सभी कार्य ये कर रही थी, अबिसिनिया निवासी मलिक याकूत को आवश्यकता से अधिक महत्व दे रही थी, तो उस समय जो तुर्की लोग थे वो रजिया सुल्तान के खिलाफ हो जाते हैं। अब रजिया सुल्तान मलिक याकूत को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया, रजिया सुल्तान का मलिक याकूत के साथ में चर्चा बढ़ा। तो होता क्या है कि रजिया सुल्तान के टाइम पीरियड में भटिंडा का सरदार हुआ करता था, भटिंडा जो पंजाब के अंदर पड़ता है, और भटिंडा का सरदार जिसका नाम था अल्तुनिया, वो अल्तुनिया विद्रोह कर देता है। अल्तुनिया क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है, और उस विद्रोह में मलिक याकूत मारा जाता है। मलिक याकूत मारा जाता है, और जब विद्रोह करता अल्तुनिया, तो इस अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया था। किसको बंदी बना लिया था? रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया। अब रजिया सुल्तान ने राजनीतिक दृष्टिकोण से, रजिया सुल्तान ने राजनीतिक दृष्टिकोण से भटिंडा के सूबेदार, भटिंडा के सरदार अल्तुनिया से शादी कर ली। जब ये रजिया सुल्तान और अपने पति, मतलब पति हो गया शादी करने के बाद, जब रजिया सुल्तान भटिंडा के सरदार अल्तुनिया के साथ में दिल्ली लौट रही थी, तो उसी समय दिल्ली की गद्दी के ऊपर रजिया सुल्तान की जगह इल्तुतमिश का एक पुत्र बहराम शाह दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठा दिया था, जो भी तुर्क वगैरह थे उन्होंने। अब बहराम शाह दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठा दिया, और उस बहराम शाह ने कैथल शहर के पास में 13 से 14 अक्टूबर 1240 के अंदर रजिया सुल्तान और इनके पति अल्तुनिया की हत्या कर दी थी। बस आपने तो सिर्फ ये याद रखना है, रजिया सुल्तान दो दिल्ली की प्रथम महिला सुल्तान थी, रजिया सुल्तान, जिसका जन्म 1205 में हुआ था, दिल्ली की गद्दी के ऊपर 1236 में बैठी थी। दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठते ही इसने आवश्यकता से अधिक महत्व दिया मलिक याकूत को, और वो जो अबिसिनिया का मूल निवासी था, लेकिन उसी समय पंजाब के अंदर विद्रोह हो जाता है, उनको दबाने के लिए जाते हैं, और उसमें अबिसिनिया का मूल निवासी मलिक याकूत मारा जाता है और रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया जाता है। लेकिन जब ये घटनाक्रम पंजाब के अंदर चल रहा था, उसी समय दिल्ली की गद्दी के ऊपर इल्तुतमिश का एक पुत्र बहराम शाह दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठ जाता है। अब रजिया सुल्तान ने राजनीतिक दृष्टिकोण देखते हुए भटिंडा के सरदार अल्तुनिया से शादी कर लेती है, और जब उनको यह पता चला कि दिल्ली की गद्दी के ऊपर बहराम शाह बैठ गया है, तो रजिया सुल्तान और भटिंडा का सरदार अल्तुनिया, कहने का मतलब उनका पति, दिल्ली की ओर तरफ कूच करने लगता है। और जब दिल्ली की तरफ वो कूच करने लगता है, तो कैथल शहर के पास में 13-14 अक्टूबर 1240 में उनकी हत्या कर दी जाती है, उनको मार दिया जाता है। तो रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है बच्चे? तो आप बताएंगे कैथल में। और रजिया सुल्तान का मकबरा दक्षिण एशिया का पहला महिला मकबरा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका कि दक्षिण एशिया का पहला महिला मकबरा कौन सा है? तो आप बताएंगे रजिया सुल्तान का मकबरा। कौन सा मकबरा बच्चे? रजिया सुल्तान का मकबरा। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये याद रखें, बहुत अच्छा पॉइंट है, ये आपने याद रखना। 1240 में, अक्टूबर 1240 में, 13-14 अक्टूबर को उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद में एक टाइम ऐसा था कि कैथल का मुफ्ती जलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था। कैथल का मुफ्ती जलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था। जलाउद्दीन खिलजी कैथल का मुफ्ती हुआ करता था, ये जलाउद्दीन खिलजी। और एक टाइम ऐसा आया, घटना है 1290 की, कैथल का मुफ्ती रह चुका जलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी के ऊपर कब बैठा था? तो आप बताएंगे 1290 के अंदर। कहने का मतलब 1290 के अंदर गुलाम वंश का अंत हो गया था और खिलजी वंश की शुरुआत हुई थी। तो खिलजी वंश की शुरुआत किसने की थी? जलाउद्दीन खिलजी ने। और ये जलाउद्दीन खिलजी वंश जब नहीं था, गुलाम वंश हुआ करता था, दास वंश जब हुआ करता था, तो कैथल शहर का मुफ्ती हुआ करता था। 1290 के अंदर गुलाम वंश का अंत हो गया, शुरुआत हो गया किसकी? खिलजी वंश की।
की, और खिलजी वंश का संस्थापक जलाउद्दीन खिलजी, और ये जलाउद्दीन खिलजी कैथल का मुफ्ती था। तो आपने सीधा एक लाइन में नोट करना है कि कैथल का मुफ्ती रह चुका जलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? 1290 के अंदर बना था। कब बना था बच्चे? 1290 के अंदर दिल्ली का सुल्तान बना था। उसके बाद में तैमूरलंग का आक्रमण, तैमूरलंग का आक्रमण, तैमूरलंग ने आक्रमण किया था कैथल और इसके आसपास के इलाके के अंदर 1398 में। लेकिन क्वेश्चन पूछे कि तैमूरलंग दिल्ली तक कब पहुंचा था, तो आप बताएंगे दिसंबर 1398 तक तैमूरलंग दिल्ली तक पहुंच गया था। तैमूरलंग का आक्रमण 1358 में हुआ था, ये तो बच्चे आप सभी का क्लियर है, आपने पढ़ा होगा। लेकिन जब तैमूरलंग की सेना आ रही थी, हरियाणा के अंदर उन्होंने प्रवेश किया था, तो उनके रास्ते में एक नदी आड़े आ गई थी। उनके रास्ते में एक नदी पड़ गई थी। किसके रास्ते में? तैमूरलंग की सेना के रास्ते में, और उस नदी का नाम था घग्गर नदी। तो आप याद रखिएगा, कैथल के गुहेला के पास, कौन से में? कैथल के गुहेला के पास किसकी सेना ने घग्गर नदी के ऊपर पुल बनाया था? तो आप बताएंगे किसकी सेना ने? तैमूरलंग की सेना ने। तैमूरलंग की सेना ने कैथल के गुहेला के पास घग्गर नदी के ऊपर एक पुल बनाया था। घटना कब की है? तो आप बताएंगे 1398 की घटना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है 1530, बाबर और मोहन सिंह मंडार के बीच में संघर्ष हुआ। बाबर और मोहन सिंह मंडार के बीच में संघर्ष हुआ था। 1530 की घटना है। 1530 में बाबर और मोहन सिंह मंडार के बीच में संघर्ष हुआ। क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है, एचएसएससी वाले ने पूछा है कि बाबर और मोहन सिंह मंडार के बीच में संघर्ष कब हुआ? 1530 में। वरना बच्चे हकीकत में क्वेश्चन ये पूछता है कि मंडार राजपूतों का संबंध कहां से है? तो आप बताएंगे मंडार राजपूतों का संबंध कलायत कैथल से है। कलायत कैथल से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मंडार राजपूतों का संबंध कहां से है? कलायत कैथल से। मंडार राजपूत मोहन सिंह मंडार और बाबर के बीच में संघर्ष कब हुआ था? 1530 में हुआ था। कौन से शहर के पास में हुआ था? कैथल शहर के पास में हुआ था। क्लियर है? एक बार बोर्ड को साफ कर देते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आप बस अंत तक बने रहिए, बहुत ज्यादा बेहतरीन पॉइंट आज आप सीखेंगे हमारे से। देखें तो उसके बाद में ये याद रखना है। उसके बाद में आज हम ऐसे भी पॉइंट का जिक्र करेंगे, आपने सुना होगा पहले कि हरियाणा का वो शहर कैथल है। जब 10 अप्रैल 1843 की घटना है, कैथल शहर के पास में 7 चौकियां अंग्रेजों ने स्थापित की थी। तो ये देखें एक पॉइंट, देखें अभी बताएंगे। 1843 के अंदर कैथल के राजा हुआ करते थे राजा उदय सिंह। 1843 में कैथल के राजा, जो कैथल रियासत हुआ करती थी, कैथल रियासत, इस कैथल रियासत के राजा कौन हुआ करते थे 1843 के अंदर? राजा उदय सिंह। लेकिन राजा उदय सिंह की कोई संतान नहीं थी और 1843 के अंदर राजा उदय सिंह की डेथ हो जाती है। 1843 में राजा उदय सिंह की डेथ हो जाती है। 1843 तक कैथल रियासत के राजा हुआ करते थे उदय सिंह। जब 1843 में राजा उदय सिंह की डेथ हो जाती है, तो कैथल रियासत के ऊपर अपना अधिकार कौन जताता है? तो आप बताएंगे गुलाब सिंह। गुलाब सिंह। जब राजा उदय सिंह की डेथ 1843 में कैथल रियासत में हो जाती है, तो कैथल रियासत के ऊपर अपना अधिकार कौन जताता है? तो आप बताएंगे गुलाब सिंह। अगले ही पल क्वेश्चन आ जाएगा कि कैथल का विद्रोह कब हुआ था? कैथल का विद्रोह कब हुआ था? तो कैथल का विद्रोह हुआ था 1843 में। कैथल का विद्रोह किस किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आप बताएंगे गुलाब सिंह। किसके नेतृत्व में? गुलाब सिंह साहिब कौर। गुलाब सिंह साहिब कौर। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आप बताएंगे सूरज कौर के नेतृत्व में। कैथल का विद्रोह इन 3 व्यक्तियों के नेतृत्व में हुआ था। लाडवा का विद्रोह भी हम बता चुके हैं, छछरौली का विद्रोह भी हम बता चुके हैं। छछरौली का विद्रोह 1818 जोधा सिंह के नेतृत्व में हुआ था। लाडवा का विद्रोह 1845 अजीत सिंह के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन कैथल का विद्रोह 1843 में, कैथल का विद्रोह 1843 में गुलाब सिंह, साहिब कौर और सूरज कौर के नेतृत्व में हुआ था। ये वही 1843 है। घटना है 10 अप्रैल
1843 की। 10 अप्रैल 1843 को अंग्रेजों ने कैथल शहर के चारों तरफ, अंग्रेजों ने कैथल शहर के चारों तरफ 7 चौकियां स्थापित की थी। 10 अप्रैल 1843 को अंग्रेजों ने कैथल शहर के चारों तरफ 7 चौकियां स्थापित की थी। हरियाणा का वह शहर जिसके चारों तरफ 7 चौकियां स्थापित की गई थी। तो आप बताएंगे कैथल घटना कब की है बच्चे? 10 अप्रैल 1843 की घटना है। वरना 10 अप्रैल ही देखें तो 10 अप्रैल 1919 में महात्मा गांधी पहली बार गिरफ्तार हुए थे पलवल से, और 10 अप्रैल 1843 के अंदर कैथल शहर के पास में अंग्रेजों ने 7 चौकियां स्थापित की थी कैथल शहर के चारों तरफ। उसके बाद में कैथल का सबसे पुराना कॉलेज, कैथल का सबसे पुराना कॉलेज जिसका नाम है राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज, राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज, सनातन धर्म कॉलेज, राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज, ये कैथल का सबसे पुराना कॉलेज है। और इस कॉलेज की नींव कैथल में कब रखी गई थी? 1954 में। और हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जन्म भी कब हुआ था? 1954 के अंदर ही हुआ था। हरियाणा का सबसे पुराना कॉलेज कौन सा है? तो सॉरी, कैथल का सबसे पुराना, हरियाणा का तो पंडित निकीराम शर्मा कॉलेज है, रोहतक में पड़ता है, लेकिन कैथल का सबसे पुराना कॉलेज कौन सा है? तो आप बताएंगे राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज है। और ये राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज जो कब बना था? 1954 के अंदर राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज कैथल में बनाया गया था। क्लियर है बच्चे? बहुत अच्छे तरीके से आप और हम पढ़ेंगे। उसके बाद में कैथल के अंदर पड़ता है इंदिरा महिला विश्वविद्यालय। इंदिरा महिला विश्वविद्यालय जो कैथल के अंदर है, ये कब बना था? 1970 में। इंदिरा महिला विश्वविद्यालय कैथल में कब बना था? 1970 में। हरियाणा के सभी गांव में बिजली भी कब पहुंची थी? 1970 में। और जब हरियाणा के सभी गांव में बिजली पहुंची थी, उस समय हरियाणा का मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल था, जिसे आधुनिक हरियाणा का निर्माता लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। किसे? विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। किसे? चौधरी बंसीलाल को, जिसका जन्म 1927 में गोलागढ़ भिवानी में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोलागढ़ भिवानी में हुआ था, याद रखें। लेकिन उसके बाद में कैथल के अंदर एक टीला पड़ता है जिसका नाम है बालू का टीला। बालू का टीला है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? कौन से जिले में पड़ता है? तो आप बताएंगे बालू का टीला हरियाणा के कैथल डिस्ट्रिक्ट में है। और बालू का टीला जो जिसकी खुदाई का कार्य कब हुआ था? तो 1978 और 79 के अंदर खुदाई का कार्य किया गया था। बालू का टीला जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है, इसका। क्लियर है? उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? उसमें नाम आएगा कोयल पर्यटन स्थल। कोयल पर्यटन स्थल, कोयल पर्यटन स्थल कहाँ है? तो आप बताएंगे कैथल में। और कोयल पर्यटन स्थल कैथल में कब बना था? तो आप बताएंगे 1984 के अंदर कोयल पर्यटन स्थल बना था। कहाँ बना था? कैथल में बना था। क्लियर है? अब हम देखेंगे कैथल के अंदर एक वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसका नाम है सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आप बताएंगे कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा के ऊपर स्थित है। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो आप बताएंगे कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा के ऊपर स्थित है। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कब बना था? तो आप बता देना 29 जुलाई 1988 के अंदर सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य बना था। सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा के ऊपर है। और यदि ये पूछता है कि सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो आप बताएंगे कैथल डिस्ट्रिक्ट में। कैथल और कुरुक्षेत्र अलग अलग मिलते हैं तो कैथल हो जाएगा। और जो कब बना था? 29 जुलाई 1988 के अंदर बना था। बच्चे, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ये पर्सन एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा। एग्जामिनर तो आपसे पूछेगा कि सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य को अन्य किस नाम से जानते हैं। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य का
दूसरा नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य को किस नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे सोनसर जंगल के नाम से। दिख रहा होगा शायद। सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य का दूसरा नाम क्या है, तो आप बताएंगे सोनसर जंगल। सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य का दूसरा नाम है। क्लियर होना चाहिए। एक बार बोर्ड को साफ कर देते हैं, आप उस समय तक नोट कर लीजिए। सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य का जो दूसरा नाम है बच्चे कौन सा है, तो आप बता देना सोनसर जंगल। ये सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य का दूसरा नाम है। ये आपने अच्छे तरीके से, एकदम मज़ेदार तरीके से, एकदम जहर तरीके से सभी पॉइंटों को क्लियर करना है। सभी पॉइंटों को अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना भी है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें। उसके बाद में नाम आता है कैथल के अंदर एक सहकारी चीनी मिल पड़ती है, कैथल सहकारी चीनी मिल। और ये कैथल सहकारी चीनी मिल है, ये कैथल सहकारी चीनी मिल कब बनी थी, तो आप बताएंगे 1991 के अंदर कैथल सहकारी चीनी मिल बनी थी। इससे पहले हमने आपसे बताया था कि कुरुक्षेत्र के अंदर भी एक सहकारी चीनी मिल है जिसका नाम है शाहाबाद सहकारी चीनी मिल। यमुनानगर के अंदर भी एक सरकारी चीनी मिल है जिसका नाम है यमुनानगर सहकारी चीनी मिल, जो हैफेड के अधीन है। सरस्वती चीनी मिल यमुनानगर में अलग है, और उसी यमुनानगर के अंदर एक चीनी मिल और है जो हैफेड के अधीन है जिसका नाम है यमुनानगर सहकारी चीनी मिल। और हैफेड जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो आप बताएंगे पंचकुला के अंदर, जिसका हेड ऑफिस है। लेकिन जो ये सहकारी चीनी मिल है कैथल के अंदर, ये कैथल के अंदर सहकारी चीनी मिल कब बनी थी, तो आप बताएंगे 1991 के अंदर कैथल के अंदर सहकारी चीनी मिल बनी थी। लेकिन बच्चे आपने ये तो पढ़ लिया कि हरियाणा का सबसे पुराना कॉलेज कौन सा है, तो राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज। आपने ये भी पढ़ लिया इंदिरा महिला विद्यालय कहाँ है, विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये भी पढ़ लिया कैथल के अंदर। लेकिन हरियाणा के अंदर एकमात्र संस्कृत यूनिवर्सिटी कहाँ है, हरियाणा में एकमात्र संस्कृत यूनिवर्सिटी कैथल में ही पढ़ती है। संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल में ही पढ़ता है। और हरियाणा में एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय कौन से गांव में है, तो आप बताएंगे मूंदड़ी के अंदर। मूंदड़ी एक गांव पड़ता है कैथल का, और उस गांव के अंदर हरियाणा का एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय है। संस्कृत कॉलेज कहाँ खोला जाएगा, संस्कृत महाविद्यालय कहाँ खोला जाएगा, पंचकुला में। लेकिन मेवात क्षेत्र की पहली महिला जो संस्कृत की लेक्चरर बनी थी, मेवात क्षेत्र की पहली महिला जो संस्कृत की लेक्चरर बनी है, तो आप बताएंगे शबनम बानो। कौन है, शबनम बानो है। ठीक है, तो ये कुरुक्षेत्र के, सॉरी कैथल डिस्ट्रिक्ट के, फिर से कुरुक्षेत्र, ये कैथल डिस्ट्रिक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और अब हम देखेंगे कैथल के जो मंदिर हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हमने डेट से संबंधित क्वेश्चन देखे, अब मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो नाम आता है उसमें नाम आता है 11 रुद्री शिव मंदिर। 11 रुद्री शिव मंदिर, 11 रुद्री शिव मंदिर है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो आप बताएंगे कैथल के अंदर पड़ता है। 11 रुद्री शिव जो मंदिर है, इस मंदिर के पास में जो भवन है, 11 रुद्री शिव मंदिर है, इस मंदिर का जो भवन है, उस मंदिर के भवन को 250 वर्ष पहले बनवाया था। और किसने बनवाया था, तो कैथल के राजा उदय सिंह की पत्नी ने बनवाया था। याद रखिएगा, कैथल के पास में जो 11 रुद्र शिव मंदिर पड़ता है, 11 रुद्री शिव मंदिर, और इस मंदिर का जो भवन है, उस भवन का जो निर्माण है वो 250 वर्ष पहले कैथल के राजा उदय सिंह की पत्नी ने करवाया था। लेकिन ये जो 11 रुद्र शिव मंदिर है, 11 रुद्री शिव मंदिर, यहाँ पर अर्जुन ने भगवान शिव को प्रसन्न किया था। अर्जुन ने भगवान शिव को प्रसन्न किया था, और तब भगवान शिव ने प्रकट होकर अर्जुन को पाशुपात अस्त्र प्राप्त किया था। अर्जुन ने भगवान शिव को प्रसन्न कहां पर किया था, तो बताएंगे 11 रुद्री शिव मंदिर कैथल के अंदर। लेकिन भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कौन सा अस्त्र अर्जुन को प्राप्त किया था, पाशुपात अस्त्र अर्जुन को दिया था, भेंट दिया था। उसके बाद में नाम आता है अम्बकेश्वर मंदिर। अम्बकेश्वर मंदिर, अम्बकेश्वर मंदिर, इस मंदिर को हम स्वयंलिंग मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर को हम स्वयंलिंग मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर को हम पातालेश्वर
शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता है। पातालेश्वर शिवलिंग के नाम से और शिवलिंग के नाम से कौन से मंदिर को जाना जाता है? अम्बकेश्वर मंदिर कैथल को जाना जाता है। लेकिन ये बच्चे अपने आप में ये मंदिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? जब मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ाई हुई थी, जब मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ाई हुई थी, तो पृथ्वीराज चौहान ने कौन से मंदिर के पास में पड़ाव डाला था? कौन से मंदिर के पास में पड़ाव डाला था? तो आप बताएंगे अम्बकेश्वर मंदिर कैथल शहर के पास में पड़ाव डाला था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ाई तराइन करनाल में हुई थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने जब मोहम्मद गोरी के साथ में युद्ध किया था तो उससे पहले कौन से मंदिर के पास में पड़ाव डाला था? तो आप बताएंगे अम्बकेश्वर मंदिर जो कैथल में पड़ता है उसके पास में। उसके बाद में नाम आता है सनातन धर्म मंदिर। सनातन धर्म मंदिर कहाँ पर पड़ता है? तो आप बताएंगे कैथल में। उसके बाद में नाम आता है गीता मंदिर, कहाँ पर पड़ता है? तो आप बताएंगे कैथल में। लेकिन बच्चे गीता भवन कहाँ पर पड़ता है? गीता मंदिर तो आपने बता दिया कैथल में, लेकिन गीता भवन कहाँ है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र का गीता भवन 1921 में रीवा मध्य प्रदेश के महाराजा ने बनवाया था। कुरुक्षेत्र का जो गीता भवन है वो 1921 में रीवा मध्य प्रदेश के महाराज ने बनवाया था। लेकिन गीता मंदिर कहाँ पर पड़ता है? तो आप बताएंगे कैथल के अंदर। उसके बाद में प्राचीन ईंटों का मंदिर, प्राचीन ईंटों का मंदिर कहाँ पर पड़ता है? तो आप बताएंगे प्राचीन ईंटों का मंदिर भी कैथल में पड़ता है। पुराना शिव पार्वती मंदिर, पुराना शिव पार्वती मंदिर, पुराना शिव पार्वती मंदिर भी कहाँ पर पड़ता है? तो आप बताएंगे कैथल शहर के पास में पड़ता है। प्राचीन ईंटों का मंदिर, सनातन धर्म मंदिर, गीता मंदिर, पुराना शिव पार्वती मंदिर, अम्बकेश्वर मंदिर और 11 रुद्री शिव मंदिर कहाँ पर पड़ते हैं? तो आप बता देना कैथल के अंदर पड़ते हैं। लेकिन इसी कैथल के अंदर जो मेला लगता है उसमें सबसे पहले नाम आता है 52 द्वादशी का मेला। 52 द्वादशी का मेला लगता है और ये कैथल रेलवे स्टेशन के पास में लगता है। कैथल का जो रेलवे स्टेशन है उसके पास में लगता है। इनमें से कौन सा मेला कैथल रेलवे स्टेशन के पास में लगता है? इनमें से कौन सा मेला कैथल रेलवे स्टेशन के पास में लगता है? तो आप बताएंगे 52 द्वादशी का मेला लगता है। इसी कैथल में एक लगता है मेला फल्गु का मेला। फल्गु का मेला भाई बहुत बार पूछा गया है। फल्गु का मेला कहाँ लगता है? तो आप बताएंगे फरल गांव के अंदर, फरल गांव में। और ये कहाँ है? कैथल के अंदर है। क्वेश्चन काफी बार पूछ चुका, फल्गु का मेला कहाँ लगता है? तो फरल गांव कैथल के अंदर लगता है। कई बार ये भी आते हैं फल्गु टैंक कहाँ है? तो फल्गु टैंक भी कहाँ है? फरल गांव कैथल के पास में ही फल्गु टैंक पड़ता है। इसी कैथल के अंदर लगता है लुदाना बाबा का मेला। लुदाना बाबा का मेला लगता है कैथल में। इसी कैथल में लगता है पुंडरक का मेला। पुंडरक का मेला लगता है कैथल में। और इसी कैथल में लगता है देहात का मेला। कैथल के अंदर ही लगता है देहात का मेला, पुंडरक का मेला, लुदाना बाबा का मेला लगता है। क्लियर है? ये कैथल डिस्ट्रिक्ट के मेले हैं जो हमने अच्छे तरीके से समझे हैं, अच्छे तरीके से पढ़े। चलिए अब कैथल डिस्ट्रिक्ट से आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो है उसके बारे में जानते हैं। एक एक पॉइंट को बड़े जहर तरीके से हम क्लियर करेंगे। बस आप हमारे साथ में बने रहिए और इन मेलों को लिख लीजिए आप। लुदाना बाबा का मेला, पुंडरक का मेला, देहात का मेला लगता है, फल्गु का मेला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 52 द्वादशी का मेला लगता है। वैसे 52 द्वादशी का मेला अंबाला में भी लगता है। तभी तो ये क्वेश्चन हमने आपसे बताया है कि कौन सा मेला कैथल रेलवे स्टेशन के पास में लगता है। तो आप बताएंगे 52 द्वादशी का मेला। चलिए एक बार साफ कर दें। ये भी लिख लिया होगा शायद आपने, साथ के साथ में लिख रहे हैं, तो इसको हटा देते हैं। चलिए उसके बाद में नाम आता है पुंडरिक सरोवर। पुंडरिक सरोवर, पुंडरिक सरोवर कहाँ है? तो आप बताएंगे कैथल में। पुंडरिक सरोवर कैथल में है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका पानी सतयुग से लेकर और आज तक नहीं सूखा है। हरियाणा का कौन सा सरोवर ऐसा है? क्वेश्चन आएगा, हरियाणा का कौन सा सरोवर ऐसा है जिसका पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है?
हरियाणा का कौन सा सरोवर ऐसा है जिसका पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है? पुंडरीक सरोवर कैथल के अंदर पड़ता है। या क्वेश्चन आएगा कि कौन सा सरोवर है जिसका पानी सतयुग से लेकर नहीं सूखा आज तक, तो पुंडरीक सरोवर जो कैथल में पड़ता है उसका पानी आज तक नहीं सूखा है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि नवग्रह कुंड, नवग्रह कुंड, नवग्रह कुंड की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने किसके हाथों करवाई थी? तो आप बताएंगे युधिष्ठिर के हाथों करवाई थी। नवग्रह कुंड की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने कैथल में किसके हाथों करवाई थी? तो आप बताओगे युधिष्ठिर के हाथों। किसके हाथों करवाई थी? युधिष्ठिर के हाथों। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के हाथों किसकी स्थापना करवाई थी? तो आप बताएंगे युधिष्ठिर के हाथों नवग्रह कुंड की स्थापना करवाई थी। और इसी कारण हरियाणा की काशी, और इसी कारण हरियाणा की छोटी काशी, हरियाणा की छोटी काशी के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे हरियाणा की छोटी काशी के नाम से कैथल को जानते हैं। कैथल के अंदर पड़ते नवग्रह कुंड, इसकी स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने किसके हाथों करवाई थी? युधिष्ठिर के हाथों करवाई थी। ये पॉइंट क्लियर रखना है, बहुत अच्छा पॉइंट है, दमदार पॉइंट है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, अच्छी आपको नॉलेज होनी चाहिए, जहर तरीके से पढ़ना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है मांझी साहिब गुरुद्वारा। मांझी साहिब गुरुद्वारा, हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे अंबाला और कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा में सबसे ज्यादा जो गुरुद्वारे हैं वो अंबाला और कुरुक्षेत्र में हैं, लेकिन गुरुद्वारों के शहर के नाम से किसे जानते हैं? कैथल को जानते हैं। गुरुद्वारों का शहर किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे कैथल को कहते हैं। और उसी कैथल के अंदर एक गुरुद्वारा पड़ता है जिसका नाम है मांझी साहिब गुरुद्वारा कैथल में। इसी कैथल के अंदर एक गुरुद्वारा पड़ता है जिसका नाम है नीम साहिब गुरुद्वारा। नीम साहिब गुरुद्वारा होता क्या है कि सिखों के 9वें गुरु जिसका नाम था तेग बहादुर, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जब मालवा प्रदेश से लौट रहे थे तो कैथल के अंदर एक तीर्थ स्थल था जिसका नाम था ठंडहार तीर्थ। कौन सा? ठंडहार तीर्थ। कैथल के अंदर एक तीर्थ स्थल था ठंडहार तीर्थ। वो इस ठंडहार तीर्थ पर आए थे, यहाँ पर उन्होंने स्नान किया था और स्नान करने के बाद में नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। और आज उसी नीम के स्थान के ऊपर कौन सा गुरुद्वारा है? नीम साहिब गुरुद्वारा है। याद रखिएगा बच्चे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीम साहिब गुरुद्वारा किसे कहते हैं? तो नीम साहिब गुरुद्वारा कैथल को कहते हैं। सॉरी नीम साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? तो आप बताएंगे कैथल के अंदर है। लेकिन नीम साहिब गुरुद्वारा कौन से गुरु से संबंधित है? गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर मालवा प्रदेश से लौट रहे थे तो कैथल के ठंडहार तीर्थ के ऊपर पहुंचे थे। वहां उन्होंने स्नान किया था। स्नान करने के बाद वहां नीम का पेड़ था, उस नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे और आज उस नीम के पेड़ के स्थान के ऊपर नीम साहिब गुरुद्वारा है। कौन सा गुरुद्वारा है? नीम साहिब। उसके बाद में नाम आता है टोपियो वाला गुरुद्वारा। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टोपियो वाला गुरुद्वारा। टोपियो वाले गुरुद्वारे के पॉइंट की बात करें, टोपियो वाला गुरुद्वारा कहाँ है? तो आप बताएंगे कैथल में। कहाँ पर पड़ता है? कैथल के अंदर, कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है टोपियो वाला गुरुद्वारा। लेकिन जो टोपियो वाला गुरुद्वारा है ये क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण एक साथ पढ़ी गई थी। वह गुरुद्वारा जहां पर रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब एक साथ पढ़ी गई हो तो वो कौन सा गुरुद्वारा है? तो आप बताएंगे टोपियो वाला गुरुद्वारा। टोपियो वाला गुरुद्वारा कहाँ है? कैथल में, जहां पर गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण एक साथ पढ़ी गई थी। रामायण कौन से धर्म से संबंधित है? तो आप बताएंगे हिंदू धर्म से संबंधित। गुरु ग्रंथ साहिब कौन से धर्म से संबंधित है? तो आप बताएंगे सिख धर्म से संबंधित। हिंदू और सिखों की एकता का मिसाल, हिंदू और सिखों की एकता का मिसाल कौन से गुरुद्वारे को कहा जाता है? तो आप बताएंगे हिंदू और सिखों की एकता का मिसाल टोपियो वाले गुरुद्वारों को कहते हैं। टोपियो वाला गुरुद्वारा कहाँ है? तो आप बताएंगे टोपियो वाला गुरुद्वारा कैथल में पड़ता है, कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, जहां पर रामायण और
गुरु ग्रंथ साहिब एक साथ पढ़ी गई थी। बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, हिंदू और सिखों की एकता का मिसाल कौन से गुरुद्वारे को कहा जाता है, तो आप बता देना टोपियों वाले गुरुद्वारे को, जो कहाँ पर पड़ता है बच्चे, कैथल में। तो ये सभी पॉइंट आपके बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। क्लियर कर देंगे, कैथल के अंदर पड़ता है, टोपियों वाला गुरुद्वारा है, टोपियों वाला गुरुद्वारा, ये सभी चीज़ें आप लिखते हुए चलिएगा। एक बार साफ कर दें तो आप जल्दी से नोट कर लें, एक बार साफ कर देते हैं और अब की बार कैथल को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। बस अब कैथल पूरा होने वाला है, लेकिन अभी से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे हुए हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट के, कैथल डिस्ट्रिक्ट के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी हम करवाएंगे। एक एक पॉइंट हम बड़ी बारीकी से अध्ययन करेंगे और बड़ी बारीकी से एक एक पॉइंट का क्लियर करते हुए चलिएंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो नाम आता है रजिया सुल्तान का मकबरा। रजिया जो सुल्तान है इसका मकबरा कहाँ है, तो आप बताएंगे रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है, तो आप बता देना कैथल में। उसके बाद में पीर नवबहार की मज़ार, नवबहार की मज़ार, पीर नवबहार की मज़ार कहाँ है, तो आप बता देना कैथल में। पीर नवबहार की जो मज़ार है इसे बड़ा पीर के नाम से भी जाना जाता है। पीर नवबहार की मज़ार कैथल डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और इसे बड़ा पीर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन पीर चेतन शाह की मज़ार, पीर चेतन शाह की मज़ार, इसे किस नाम से जानते हैं, छोटा पीर के नाम से भी जानते हैं। पीर नवबहार की मज़ार है ये गुहेला कैथल में पड़ती है, जिसे बड़ा पीर के नाम से भी जानते हैं। छोटा पीर की मज़ार है पीर चेतन शाह की मज़ार, जिसे छोटा पीर के नाम से भी जाना जाता है, कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। उसके बाद में नाम आता है रजिया सुल्तान का मकबरा, पीर नवबहार की मज़ार। उसके बाद में शेख तैयब का गुम्बद, शेख तैयब का गुम्बद, शेख तैयब का जो गुम्बद है वो कहाँ है, तो आप बताएंगे कैथल के अंदर। शेख तैयब का गुम्बद भी कहाँ पर पड़ता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बच्चे, तो आप बता देना कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। क्लियर है, अच्छे तरीके से क्लियर है, क्लियर ही करना है आपने, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा वो देखें, बाबा शाह कलाम की मज़ार कैथल, बाबा शाह कलाम की मज़ार, बाबा शाह कलाम की जो मज़ार है की मज़ार है ये भी कहाँ पर पड़ती है, कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है। लवकुश नगरी के नाम से, लवकुश नगरी के नाम से भी किसे जानते हैं, कैथल को जानते हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट को जानते हैं, कैथल को जानते हैं। कोयल पर्यटन स्थल कहाँ है, कोयल पर्यटन स्थल कहाँ है, तो भी आप बताएंगे कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र, हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया था, तो भी आप क्या बताएंगे, कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर खोला गया था। हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र है ये कहाँ खोला गया था, तो आप बताएंगे कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बहुत अच्छे तरीके से ये सारे पॉइंट एक बड़ी बड़ी तरीके से अच्छे तरीके से आपने याद करते हुए चलने हैं, एकदम जहर तरीके से आपने पढ़ते हुए चलना है। उसके बाद में नाम आएगा धार्मिक स्थल, क्या नाम आएगा, धार्मिक स्थल कोल, धार्मिक स्थल कोल है जो भगवान विष्णु से संबंधित है। धार्मिक स्थल कोल है जो भगवान विष्णु से संबंधित है। ये धार्मिक स्थल कोल कहाँ पड़ता है, और आप बताएंगे कैथल में। किससे संबंधित है, भगवान विष्णु से संबंधित है। याद रखिएगा हरियाणा में बिस्किट फैक्ट्री, हरियाणा में बिस्किट फैक्ट्री और ब्रेड फैक्ट्री, या हम कह सकते हैं ब्रेड जो उद्योग है, हरियाणा में बिस्कुट उद्योग और हरियाणा में ब्रेड उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे कैथल डिस्ट्रिक्ट का प्रसिद्ध है। कौन से डिस्ट्रिक्ट का बच्चे, तो आप बता देना कैथल डिस्ट्रिक्ट का प्रसिद्ध है। उसके बाद में एग्जामिनर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा, हरियाणा में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल के तार कहाँ से बनते हैं, ट्यूबवेल के जो तार हैं वो कहाँ से बनते हैं, तो आप बताएंगे कैथल डिस्ट्रिक्ट से। कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कैथल से। हरियाणा में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेलों से सिंचाई कहाँ की जाती है, ट्यूबवेलों से सिंचाई करने वाला प्रथम जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी कौन सा है,
कैथल है। एक नृत्य किया जाता है हरियाणा में जिसका नाम है खेड़ा नृत्य। खेड़ा नृत्य परिवार में जब किसी बुजुर्ग की डेथ हो जाती है तो तब किया जाता है खेड़ा नृत्य। खेड़ा नृत्य परिवार में खुशी की जगह गम में किया जाता है, मतलब बड़े बुजुर्ग की डेथ हो जाती है, खुशी की जगह गम में किया जाता है। खेड़ा नृत्य कहाँ कहाँ किया जाता है? तो कैथल में, करनाल में और जींद में। खेड़ा नृत्य कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है? कैथल में, करनाल में और जींद में। कैथल, करनाल और जींद के अंदर खेड़ा नृत्य किया जाता है। तो ये नृत्य कौन से डिस्ट्रिक्ट में भी होता है बच्चे? तो आप बताएंगे कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी होता है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है चावल गत्ता मिल। चावल गत्ता मिल कहाँ है? तो आप बता देना कैथल के अंदर। चावल गत्ता मिल, ट्यूबवेल के तार कहाँ है? कैथल के अंदर। लवकुश नगरी किसे कहते हैं? कैथल के अंदर। उसके बाद में नाम आता है हरियाणा के अंदर एक झील पड़ती है जिसका नाम है विदक्यार झील। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये पॉइंट लिख लेना आप अच्छे तरीके से। विदक्यार झील कहाँ है? विदक्यार झील कैथल डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। कौन सी झील है? विदक्यार झील। लेकिन हरियाणा की एक ऐसी ग्राम पंचायत है जिसने घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाया था। हरियाणा की ऐसी ग्राम पंचायत जिसने घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाया, तो हरियाणा की कौन सी ग्राम पंचायत है? ये सभी पॉइंट लिख लिए। हरियाणा की ऐसी ग्राम पंचायत जिसने घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाया था, तो घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली जो भी ग्राम पंचायत है उसका नाम है चौसाला। घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली गौशाला जिसका नाम है चौसाला। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, कौन सी है? चौसाला। घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली हरियाणा की कौन सी ग्राम पंचायत है? तो आप बताएंगे चौसाला ग्राम पंचायत है। चौसाला ग्राम पंचायत जो कहां पर पड़ती है? तो आप बताएंगे कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लेकिन कैथल जिले में, कैथल डिस्ट्रिक्ट में सीसवाल संस्कृति से संबंधित कौन कौन से गांव हैं? कौन सी संस्कृति से संबंधित? तो आप बताएंगे सीसवाल संस्कृति से। तो आप देखें, सीसवाल संस्कृति से संबंधित यदि गांव पूछता है कैथल में, तो आप बताएंगे थेहा, रितोली, रितोली, रितोली और जिठेड़ी, जिठेड़ी, जिठेड़ी। ये याद रखिएगा, थेहा, रितोली और जिठोड़ी है। ये कैथल के अंदर सीसवाल संस्कृति से संबंधित गांव है। ये सभी पॉइंट आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने हैं, एकदम मजेदार तरीके से पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें याद रखें। और उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? लाला लाजपत राय हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? तो आप बताएंगे कैथल के अंदर पड़ता है, याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट कैथल डिस्ट्रिक्ट का, लाला काकाराम। लाला काकाराम जो स्वतंत्रता सेनानी है, लाला काकाराम जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनका संबंध कहाँ से है? तो आप बताएंगे कैथल से। लाला काकाराम स्वतंत्रता सेनानी जिनका संबंध कहाँ से है? तो आप बच्चे एक ही आवाज में बताएंगे, लाला काकाराम स्वतंत्रता सेनानी जिनका संबंध कैथल से है। ये सभी पॉइंट क्लियर है बच्चे, आपने याद रखना है। कैथल के सभी पॉइंटों को हमने अच्छे तरीके से क्लियर किया है। और लाला काकाराम यदि आपसे पूछ ले कि लाला काकाराम जो जिनका संबंध कहाँ से है? कैथल से है। एक एक पॉइंट को आप बड़ी बारीकी से अच्छे तरीके से अध्ययन करते हुए चलिएगा। तो ये कैथल डिस्ट्रिक्ट का इतिहास था। कैथल डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा है। और हम आशा करते हैं कि आपको कैथल डिस्ट्रिक्ट पसंद आया होगा, आपको कैथल की वीडियो अच्छी लगी होगी। कैथल डिस्ट्रिक्ट के बारे में सभी चीज़ें हमने अच्छे तरीके से क्लियर किया है, ये भी आपको पसंद आया होगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आप एक बार जितने भी स्टडी ग्रुप से जुड़े हैं उनके अंदर शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारा भी थोड़ा सा वो हो जाए। वीडियो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, लेकिन आप शेयर कर दीजिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, जिससे थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर वगैरह भी बढ़ जाएं। सब्सक्राइबर कम ही हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा। लगातार हमारे साथ में बने रहिए। धन्यवाद।